चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री में कैटालाइसिस। सबसे पहले बताऊं आपको कैटालाइसिस जो है उत्प्रेरण जिसे कहते हैं अपन, वो बर्जिलियस नामक एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। उन्होंने ऑब्जर्व किया पोटेशियम क्लोरेट को उन्होंने गर्म किया 873 केल्विन के ऊपर। जब उन्होंने इसको गर्म किया तो उन्होंने ऑक्सीजन को पाया, या कहूँ ऑक्सीजन उनको ऑब्टेंड हुई। ये जो पूरी रिएक्शन है इसको होने में लगभग 4 से 5 आवर्स लगे, ठीक है। या कहूँ एक तरीके से कि पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होने में लगभग 4 आवर्स लगे, ठीक है, 4 आवर्स लगे। अब सपोज कहीं ऑक्सीजन की बहुत इमरजेंसी नीड हो, ठीक है, और अपने को पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाना हो, तब तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन बनने में 4 आवर्स लगें, फिर उसको सिलेंडर में पैक करना, फिर उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इतने में तो अगले का काम भी हो जाए, ठीक है। तो वो प्रोसेस यहाँ वैलिड नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ऑक्सीजन को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रिएक्शन है ये। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिएक्शन में, या कहूँ इस पोटेशियम क्लोरेट क्रियाकारक या रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीज ऑक्साइड मिलाया। क्या मिलाया? मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। जैसे उन्होंने मैग्नीज ऑक्साइड मिलाया, ये रिएक्शन वापस से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। या कहूँ पोटेशियम क्लोरेट से वापस अपने को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन ही मिल रहा है। लेकिन अब अपन ने क्या किया इस रिएक्शन में, अपन ने मिलाया मैग्नीज ऑक्साइड। अब जैसे मैग्नीज ऑक्साइड मिलाया और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, ये पूरी केमिकल रिएक्शन केवल 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में क्या हो गई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप सोच सकते हो कि मैग्नीज ऑक्साइड ने क्या वर्क किया गया होगा यहाँ पे। मैग्नीज ऑक्साइड ने इस 4 आवर में होने वाले रिएक्शन को, 4 घंटे में होने वाले रिएक्शन को मात्र 15 मिनट में कर दिया। यानी रिएक्शन कितनी फास्टर कर दी, किसने? मैग्नीज ऑक्साइड ने। और एक और मजे की बात, ये मैग्नीज ऑक्साइड जिस तरीके से डाला गया, या कहूँ एक तरह से जो मैग्नीज ऑक्साइड जो डाला गया एज इट इज़, वही मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्शन के बाद में एज इट इज़ मिल गया। इसका मतलब उन्होंने ये पाया बर्जिलियस ने कि जैसे अपन ये बाहर से कुछ भी ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी कंपाउंड अगर अपन बाहर से अपन ऐड कर रहे हैं और वो वापस अपने को एज इट इज़ मिल रहा है, साथ में रिएक्शन की रेट भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्टर हो रही है, तो उसी कंपाउंड को उन्होंने नाम दिया कैटलिस्ट। आई बात समझो? यानी यहाँ जो मैग्नीज ऑक्साइड है क्या एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। 4 आवर में होने वाली रिएक्शन को 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया। साथ में ही जैसे आपने मैग्नीज ऑक्साइड डाला था एज इट इज़, वही मैग्नीज ऑक्साइड आपको रिएक्शन के बाद में मिल गया। यानी मैग्नीज ऑक्साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया और इसी के बेस पर उन्होंने एक टर्म नाम दी, एक टर्म आई नई, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट, ठीक है। अब उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जनरली क्या होते हैं, केवल वही जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। मैंने लिखा परिवर्तन, जनरली बुक्स में आपको या कुछ लेक्चरर्स आपको बताएंगे कि यहाँ जो है वेग में वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि कमी वो तो बाद की बात है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ परिवर्तन की, क्योंकि परिवर्तन है, परिवर्तन क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भाई किसी भी चीज़ में अगर अपन चेंजमेंट देख रहे हैं तो चेंज क्या है, चेंज तो प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। तो अपने को यही देखना है, ये ध्यान रखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसकी रेट में, उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंजमेंट होगा। किसकी वजह से? कैटलिस्ट की वजह से, ठीक है। वो चेंजमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। या एक तरीके से कहूँ जो अभिक्रिया का वेग है या दर है वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है, ठीक है। ये काम कौन करेगा? आपका कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट्स सेल्फ अनरिएक्टिव, यानी ये स्वयं क्या होता है, अक्रिय होता है, यह कोई भी क्रिया नहीं करता है। इसका मीनिंग आप ये मत समझिएगा कि जैसे अपने डाला था फिर ये काम क्या करेगा, ठीक है। एक्चुअल में मैं बताऊँ, रिएक्ट करता है, लेकिन ये रिएक्ट करता है लेकिन अनरिएक्टिव क्यों कहा गया? क्योंकि अपन जैसे यहाँ पर अपने मैग्नीज ऑक्साइड डाला अपन ने, ठीक है। अब मैग्नीज ऑक्साइड डालने के बाद अंदर क्या रिएक्शन हुई वो अपने को नहीं पता, लेकिन जैसे अपने को प्रोडक्ट मिला उसमें अपने को वापस मैग्नीज ऑक्साइड एज इट इज़ मिल गया, तब अपन कहते हैं कि ये अनरिएक्टिव है, अपन मान रहे हैं। क्योंकि अगर ये रिएक्टिव होता तो ये मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज को ट्राईऑक्साइड या कोई अदर फॉर्म बनाता, ठीक है, या कुछ अपने आयनों में टूट जाता, मैग्नीज +2 में टूट जाता, ऑक्साइड बना लेता अलग से, ठीक है। तो लेकिन मैग्नीज ऑक्साइड डाला, एज इट इज़ मैग्नीज ऑक्साइड मिल गया अपने को, तब अपन कहते हैं कि जो कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, वो अनरिएक्टिव होते हैं। हाँ, रिएक्शन में रिएक्ट करते भी हैं, लेकिन फाइनली एज इट इज़ अपने को वही के वही फॉर्म में वो मिलते हैं, जिस फॉर्म में अपन इनको रिएक्शन के अंदर या रिएक्टेंट के साथ अपन इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो बात ध्यान में रखिएगा, इट्स सेल्फ अनरिएक्टिव, स्वयं क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। जिस तरीके से अपन इनको डालते हैं वैसे के वैसे उसी फॉर्म में अपने को, उसी तरीके से अपने को क्या मिलते हैं, एज इट इज़ मिल जाते हैं एज ए कंपाउंड, ये कैटलिस्ट इनको अपन बोलते हैं। अब बात करूँ 4 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, देखिएगा ध्यान रखिएगा, अनरिएक्टिव मैंने बोलने का मतलब ये नहीं है
कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या फिर किसी रिएक्टेंट के किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्या पता रिएक्ट कर भी रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन जिस फॉर्म में अपन इसको रिएक्टेंट के साथ अपन मिलाते हैं उसी फॉर्म में अपने को रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ ही अपने को मिल जाते हैं। तब अपन कहते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड डाला था, वापस मैंगनीज ऑक्साइड मिल गया, इसका मतलब इसने रिएक्शन नहीं की होगी, तो तभी अपन बोलते हैं कि ये अनरिएक्टिव होते हैं खुद। सिर्फ क्या करते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर में परिवर्तन कर देते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी में या उसके वेग में या कहूँ उसकी जो रेट में क्या कर देते हैं, चेंजमेंट कर देते हैं, या तो उसकी रिएक्शन रेट बढ़ा देते हैं या उसकी रिएक्शन रेट को घटा देते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब अपन बात करते हैं, अच्छा ये जो फेनोमेनन होती है कैटलिस्ट द्वारा, ये जो फेनोमेनन की जाती है, जो घटना की जाती है किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, यही फेनोमेनन अपनी क्या कहलाती है, कैटालाइसिस कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कैटलिस्ट जो होते हैं वो 4 टाइप्स के कैटलिस्ट अपन पढ़ते हैं। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, एक ऑटो कैटलिस्ट होते हैं और एक होते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जो क्या करें, इंक्रीज़ करें रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा दें, उनको अपन बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक भी अपन बोलते हैं, या पॉजिटिव कैटलिस्ट भी इनको बोलते हैं, जो रिएक्शन की रेट को, रिएक्शन के वेग को या दर को, अभिक्रिया के वेग या दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है हैबर प्रोसेस, ठीक है। हैबर प्रोसेस जनरली अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। अमोनिया की फॉर्मेशन की एक विधि होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिएक्ट करता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, फेरम कैटलिस्ट, जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। आपको इनके नीचे इनकी क्या लिखनी पड़ेगी, स्टेट लिखनी पड़ेगी, इनकी फेज लिखनी पड़ेगी, इनकी प्रावस्था लिखनी पड़ेगी कि ये सॉलिड में प्रेजेंट है या लिक्विड में प्रेजेंट है या गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। कितनी फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो इनको लिखना पड़ेगा आपको। एक और बात यहाँ बता दूँ, सॉलिड एज इट इज़ है, लिक्विड को एक फॉर्म और भी अपन लिखते हैं जनरली एक्वस, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्यों एक्वस होता है यानी जलीय, तो लिक्विड लिखो कहीं लिखा हुआ मिले आपको कहीं पे, या एक्वस लिखा हुआ मिले, एक क्यों, एक ही बात होती है। दोनों ही फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती हैं, जलीय फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ इनकी आपको फॉर्म भी शो करनी है, ठीक है, कि किन प्रावस्थाओं में उपस्थित हैं। तो हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैसीय फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी गैसीय फॉर्म में होता है, और ये एफिक कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट, एमओ एक एलिमेंट है डी ब्लॉक का, मोलिब्डेनम, उसकी प्रेजेंस में क्या किया जाता है, इनको हीट किया जाता है और ये अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो ये क्या एक हैबर प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर इन जनरल अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट रिएक्शन करवाई जाए और अमोनिया बनाया जाए तो वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये कैटलिस्ट इनमें ऐड किए गए, एफी कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट ऐड किए गए, वैसे ही क्या होगी, इस रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा फास्टर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होती है, बहुत जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसी वजह से ये जो कैटलिस्ट हैं इस रिएक्शन के लिए, इस हैबर प्रोसेस के लिए किसका वर्क करते हैं, एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ये बात हुई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव कैटलिस्ट की। इसका मतलब क्या है कि वे कैटलिस्ट जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, घटा दें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन प्रोक्साइड इसको अपन बोलते हैं। इस हाइड्रोजन प्रोक्साइड का अपन डिकम्पोजिशन देख रहे हैं। अब इसका हाइड्रोजन प्रोक्साइड को लिया गया लिक्विड फेज में या एक्वस फेज में, एक ही बात है। कैटलिस्ट लिया गया ग्लाइसरीन, या जिसको अपन ग्लिसरीन भी अपन बोलते हैं, ये ग्लिसरीन कैटलिस्ट यूजली में लिया गया, और इनसे अपने को मिला वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। या फिर मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन किया जाता है H2 और O2 की प्रेजेंस, H2 और O2 बनाने के लिए, उसमें अगर अपन ग्लाइसरीन कैटलिस्ट का यूज करें तो वो जो ग्लिसरीन कैटलिस्ट का यूज करें, वो ग्लिसरीन कैटलिस्ट क्या करता है, इस जो रिएक्शन की जो रेट है इसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहीं अगर आप अपन ग्लिसरीन की जगह, ग्लिसरीन कैटलिस्ट की जगह अगर अपन प्लेटिनम ले लें, प्लेटिनम कैटलिस्ट अगर अपन ले लें, ठीक है, तो वो प्लेटिनम कैटलिस्ट क्या कर देता है, इसी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, जो कि इस हाइड्रोजन प्रोक्साइड के डिकम्पोजिशन को यानी विघटन को क्या कर देता है, विघटन की जो प्रोसेस हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है, जो रेट है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। यानी कम मात्रा में अपने को क्या मिलेंगे, H2O और ऑक्सीजन अपने को प्राप्त होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो ग्लिसरीन है वो किसका वर्क कर रहा है, एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट वर्क कर रहा है।
इस डिकम्पोजिशन की रेट को डिक्रीज कर रहा है। थर्ड आता है कैटलिस्ट का पार्ट आता है ऑटो कैटलिस्ट अपन जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है देखिएगा, ऑटो कैटलिस्ट मतलब प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो किसका वर्क करें, कैटलिस्ट का वर्क करें, यानी जो खुद ही क्या करें, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, ये किसकी, ये एज ए क्या करेंगे, एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। देखिएगा कैसे, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, यानी अपन एस्टर का क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं, ठीक है। तो एस्टर का जो जल अपघटन होता है उस प्रोसेस में देखिए क्या होता है, ये अपन ने ले लिया एक एस्टर, अपन ने ले लिया CH3COO2H5, ठीक है, एथिल एसीटेट भी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये एथिल हो गया C2H5 और ये बाकी पार्ट है क्या है, एसीटेट है। इसकी नेमिंग क्यों मैंने एथिल एसीटेट की, ये आप मेरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस में देख लेना, वहाँ मैंने नेमिंग में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो एथिल एसीटेट है इसका अपन ने किया गया हाइड्रोलाइसिस, मतलब जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाना, या कहूँ वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाकर इस एस्टर को तोड़ना, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ले लिया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और जो एथिल एसीटेट है ये भी एक्वस फॉर्म में है, या कहूँ लिक्विड फॉर्म में ही, एक ही बात है, ठीक है। रिएक्ट किया और इन्होंने क्या बनाया, एक तो बनाया एसिटिक एसिड, ये भी एक्वस फॉर्म में ही है, साथ में इन्होंने बनाया एथेनॉल, ठीक है, C2H5, ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में ही है। तो ये रिएक्शन हुई एस्टर के हाइड्रोलाइसिस की। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, जनरली जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, जैसे इस रिएक्शन स्टार्ट हुई तो जो एसिटिक एसिड है और जो एथेनॉल बन रहा है, ये जो रिएक्शन है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है रिएक्शन। लेकिन जैसे जैसे एसिटिक एसिड के मोल्स बढ़ते जाते हैं रिएक्शन में, ठीक है, या कहूँ प्रोडक्ट बनते जाते हैं जैसे जैसे, या प्रोडक्ट के मोल या मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं एसिटिक एसिड और एथेनॉल, वैसे वैसे रिएक्शन फास्टर होती जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं एसिटिक एसिड और एथेनॉल, यही किसका वर्क कर रहे हैं, एज ए कैटलिस्ट, तभी इस रिएक्शन को बोला गया है ऑटो कैटलिस्ट। क्योंकि पहले तो रिएक्शन क्या हो रही है, इनिशियल स्टेट में, प्रारंभ में तो क्या होती है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इतनी फास्टर नहीं होती है। अब आपको पता है कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, स्लो हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसमें प्रोडक्ट धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेंगे, यहाँ एसिटिक एसिड के मोल धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, पहले 1 मोल बना, फिर 2 मोल बने, फिर 3 मोल बने। तो जैसे जैसे मोल्स बनने ज़्यादा बनने स्टार्ट होंगे, वैसे वैसे रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट ही है वही क्या कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इस एस्टर के हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ एसिटिक एसिड ही किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज ए ऑटो कैटलिस्ट है, एज ए प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड, और यही प्रोडक्ट किसकी तरह वर्क कर रहा है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है इस या कहूँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की रिएक्शन में। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, लास्ट कैटलिस्ट होता है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट यानी प्रेरित उत्प्रेरक, ठीक है। अब प्रेरित उत्प्रेरक क्या वर्क करते हैं, वन रिएक्शन इज इनहेंस द रेट ऑफ अदर रिएक्शन, यानी एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया की रेट को क्या कर देती है, इनहेंस कर देती है, यानी बढ़ा देती है। इसका मतलब क्या हो कि एक रिएक्शन कोई स्लो है, कोई दूसरी रिएक्शन कोई फास्टर है, और अगर उन दोनों रिएक्शंस को मिक्स कर दिया जाए तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, ये क्या है, सोडियम सल्फाइड है। ये सोडियम सल्फाइड क्या करता है, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। यहाँ सोडियम जो सल्फाइड है वो बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। लेकिन यहीं अगर अपन सोडियम आर्सेनाइड ले लें, ऑर्सेनिक एलिमेंट है AS, ठीक है, ऑर्सेनिक जो अपन पे ब्लॉक में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ सोडियम ऑर्सेनाइड जो है उसको अगर अपन एयर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। यानी ये रिएक्शन तो कैसे हो रही है, ये रिएक्शन तो हो रही है फास्टर, और ये जो रिएक्शन हो रही है कैसी हो रही है, ये हो रही है स्लो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों ही रिएक्शन को अगर मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, यानी सोडियम सल्फाइड भी ले लिया जाए, साथ में सोडियम ऑर्सेनाइड भी ले लिया जाए एयर की प्रेजेंस में ही, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फास्टर वाली रिएक्शन है इसने क्या किया, इस स्लो वाली रिएक्शन को भी बढ़ा दिया। खुद तो पहले फास्टर थी ही, लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो इस ओवरऑल जो रिएक्शन देखी गई वो बहुत ज़्यादा फास्टर देखी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फास्टर वाली रिएक्शन ने स्लो वाली रिएक्शन की रेट को भी बढ़ा दिया है। यानी यहाँ एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन की रेट को क्या कर रही है, इनहेंस कर रही है, बढ़ा रही है। इसी वजह से ऐसे रिएक्शंस को, या जो ऐसे अपन रिएक्टेंट्स या कैटलिस्ट को अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट बोलते हैं।
जहाँ एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन की रेट को बढ़ा रही होती है। तो ये है कैटलिस्ट के कुछ 4 टाइप्स। अब अपन बात करते हैं कैटलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैटलिस्ट के कुछ गुण धर्मों की अपन बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं। अपन डायरेक्ट कैटालाइसिस पर नहीं जाएंगे, पहले अपन कैटलिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन देखेंगे। क्यों? क्योंकि कैटालाइसिस कब आया? जब कैटलिस्ट आए, ठीक है। कैटलिस्ट की फिनोमेनन को ही अपन कैटालाइसिस अपन बोलते हैं। तो पहले अपन कैटलिस्ट या उत्प्रेरक अपन पूरा सीखेंगे, उसके बाद में अपन जाएंगे कैटालाइसिस पर। तो अब अपन बात करते हैं कि कुछ गुण धर्म होते हैं कैटलिस्ट के, वो अपन चेक करते हैं। मेनली 2-3 गुण धर्म होते हैं कैटलिस्ट के, वो अपने को सीखने हैं। अब अपन देखते हैं कुछ कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या कहूँ गुण धर्मों की अपन बात करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट के कुछ गुण धर्मों की अपन बात करते हैं। पहला गुण धर्म जैसे मैं बात करूँ कैटलिस्ट में, जर्नल। अगर अपन देखें कोई भी रिएक्टेंट होता है, ठीक है, जर्नल वे में रिएक्टेंट है, वो किससे रिएक्शन करेगा, ठीक है। कुछ रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल होंगे, रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, और अपने को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट अपने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन जनरली कुछ स्टेप्स में शो करते हैं। कैसे? कुछ स्टेप्स, जैसे पहले मैं बात करूँगा, ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कहूँ या क्रियाकारक कहूँ या कहूँ अभिकारक, एक ही बात है, ठीक है। ये रिएक्टेंट किससे रिएक्ट करेंगे? कैटलिस्ट से रिएक्ट करते हैं। कैटलिस्ट से रिएक्ट किया, उत्प्रेरक से अभिक्रिया की इन्होंने, और उन्होंने क्या फॉर्मेशन किया? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक कोई जटिल यौगिक मतलब जो जिसमें रिएक्टेंट भी शामिल होगा, जिसमें कैटलिस्ट भी शामिल होगा। पहले तो दोनों अलग अलग थे, दोनों ने आके रिएक्शन की, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जिसमें रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, कैटलिस्ट भी प्रेजेंट है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यही जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, किन में? प्रोडक्ट में। उत्पाद देता है, प्रोडक्ट देता है, साथ में जो कैटलिस्ट आपने यूज़ किया था वही कैटलिस्ट आपको एज इट इज़ मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैटलिस्ट आपने रिएक्टेंट से रिएक्ट करवाया वही कैटलिस्ट आपको फाइनली प्रोडक्ट के साथ एज इट इज़ मिल जाता है। यही पहला गुणधर्म है किसका? कैटलिस्ट का है। यानी कैटलिस्ट को आप रिएक्टेंट के साथ शामिल कीजिए, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, एक जटिल यौगिक का निर्माण होगा, वही जटिल यौगिक बाद में किस में डिकम्पोज होगा, टूटेगा? प्रोडक्ट में, और कैटलिस्ट में टूट जाता है। इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा। जनरली वो एग्जाम्पल आपके टीचर्स किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, देखिएगा, अपने नोट से मेंशन कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। अपने एग्जाम्पल लिया, सल्फर डाइऑक्साइड मैंने लिया। इस सल्फर डाइऑक्साइड का मैं क्या करवा रहा हूँ? ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करवाई। मैं यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ले सकता हूँ, और दोनों ही किस फॉर्म में है? ध्यान रखिएगा, दोनों ही गैसीय फॉर्म में है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसीय फॉर्म में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैसीय फॉर्म में है। दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट अपन यूज कर सकते हैं इन जनरल इस रिएक्शन के लिए। किस रिएक्शन के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड का अपन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से विक्रिया करवाना, और सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होने पर या सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। इन जनरल तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है आपका? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ चुकी है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है? ऑक्सीडेशन होता है अपना। और भी काफ़ी मीनिंग्स ऑक्सीडेशन के, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना भी किसी स्पीसीज से, किसी प्रजाति से, वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो SO2 में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है, इसका मतलब SO2 का ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करवानी पड़ेगी। साथ में यहाँ जो कैटलिस्ट लिए गए वो लिया गया NO नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर आप यूज़ में ले सकते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन कैसे हुई होगी? आपके टीचर्स ने जनरली रिएक्शन बता दी होगी कि जनरली NO रिएक्शन ले रहा है, NO कैटलिस्ट यूज में लिया होगा। ये NO कैटलिस्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, हाफ मोलिक्यूल के साथ, और इसने बना दिया NO2। वो वापस डिकम्पोज होता है और NO देता है।
लेकिन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है। एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन होती है 2 स्टेप्स में। स्टेप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में इन जनरल क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो 2 मोल हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की जो 2 मोल हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मैं एज ए कैटलिस्ट ले रहा हूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं। हाँ, इनकी फॉर्म जरूर लिखिएगा आप, दोनों ही किस में, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। ये रिएक्शन हुई और इन्होंने किसका फॉर्मेशन किया, यहाँ से फॉर्मेशन हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। साथ में यहाँ क्या बनेगा, अब देखिएगा SO2 से बन चुका है SO3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन कहाँ गई होगी, इधर, तभी तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जगह 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बने। आई क्या बात समझ में। O2 से क्या बना है, O3 बन चुका है, या कहूँ SO2 से बन चुका है SO3, यानी यहाँ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हुई है इसके साथ। इसके साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से ऐड हुई है, इस NO2 से एक ऑक्सीजन किसके पास गई है, SO3 के पास। या मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक वे है बताने का। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये भी गैसीय फॉर्म में और ये भी गैसीय फॉर्म में, ये आपको मिलती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। यानी अपने कैटलिस्ट ने सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन की, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ली। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में यहाँ जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है। सेकंड स्टेप में कुछ इस टाइप का फेनोमेनन होता है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना आप, यहाँ बनता है आपका NO2 गैस, ठीक है, क्योंकि NO किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, NO2 मिल जाता है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 लग जाता है। आई बात समझ में। इस रिएक्शन में पहली स्टेप में जो बना आपका, देखिए प्रोडक्ट तो आपका बन ही चुका है SO3, ठीक है, लेकिन साथ में आपको मिली है नाइट्रिक ऑक्साइड भी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अब किससे रिएक्शन करती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड अब रिएक्शन करती है इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में रिएक्शन करती है इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है नेक्स्ट स्टेप में। अब ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या बना देखिएगा, रिएक्टेंट साइड में आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो जैसे अपन ने इनको ऐड किया तो यहाँ तो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन भी गैसीय फेज में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हुआ, इस साइड में भी NO2 था, इस साइड में भी NO2 है, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो चुके हैं। साथ में इधर NO है और इधर भी NO के 2 मोल हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल आपस में कैंसिल हो चुके हैं। तो ओवरऑल इधर क्या बचेगा, प्रोडक्ट की साइड में क्या बचेगा, सिर्फ SO3 बचेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बचता है। ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ना रिएक्टेंट साइड में कहीं कैटलिस्ट प्रेजेंट है NO2, ठीक है, ना ही प्रोडक्ट साइड में कहीं कैटलिस्ट प्रेजेंट है NO2। इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ होगा देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में जो आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट लिया फर्स्ट स्टेप में, वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको स्टेप सेकंड में एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, तो स्टेप सेकंड में आपको मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जैसा का जैसा आपने स्टेप फर्स्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपने डाला है या मिलाया है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, वही कैटलिस्ट आपको स्टेप सेकंड में एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी जैसा डाला वैसा का वैसा मिल गया। तो क्या हुआ फिर, कोई कंज्यूम नहीं हुआ अपना कैटलिस्ट, यानी जैसा रिएक्शन में डाला वैसा का वैसा मिल गया और अपने को एक फाइनल रिएक्शन भी अपने को मिल चुकी है। तो इस टाइप से मैकेनिज्म होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड में, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बीच में क्या हुआ, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हुआ और ये कॉम्प्लेक्सेस जो है ये किस में डिकम्पोज हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह का फॉर्मेशन वो करते हैं। इस तरीके से कंप्लीट एक रिएक्शन होती है। आपको किस तरीके से मैकेनिज्म करवाई हुई है वो आप चेक कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कैटलिस्ट का। अब अपन सेकंड की ओर मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट का, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। वो किस पर बेस्ड है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर बेस्ड है। किस तरीके से देखिएगा, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुणधर्म है कैटलिस्ट का, उसमें मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही हो, सपोज कहीं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही हो, जैसे ये मेरा एक और रिएक्टेंट है और ये आपको पता है ये किसका साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन भी यही होता है, साम्य का साइन भी यही होता है, साथ में अपन इसको अपन रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन भी अपन बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का साइन भी अपन इसको अपन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है,
ए से बी बन रहा है, बी से ए भी बन रहा है, ठीक है। ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जो दोनों तरफ से हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। अब मैंने क्या किया, गलती से इस रिएक्शन में मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। अब मैंने इस रिएक्शन में क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। अब ये कैटलिस्ट क्या वर्क करेगा देखिएगा। पहले से पहले एक बात करें अपन, ए से बी बन रहा है, ए मेरा रिएक्टेंट है, बी मेरा प्रोडक्ट है। ए से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उस रिएक्शन की रेट मैंने मान ली आर एफ है। आर एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, या फॉरवर्ड रेट, सॉरी फॉरवर्ड रेट, अग्रभिक्रिया की दर है, अग्रभिक्रिया का वेग है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्शन तो कैसी हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, तो ये प्रोडक्ट बनते ही ये प्रोडक्ट वापस किस में चेंज होगा, रिएक्टेंट में चेंज होगा। तो यहाँ जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, रेट बैकवर्ड मैंने लिख दिया, ठीक है, पश्च अभिक्रिया बैकवर्ड रेट, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो अपन ने देख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस रिएक्शन में मैंने डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस कैटलिस्ट का क्या काम है वो अपने को देखना है। तो ये कैटलिस्ट एक्चुअल में क्या करता है, जिस स्पीड से ए से बी बनेगा, ठीक है, आपको पता है कैटलिस्ट डाल दिया। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट की रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, ऑब्वियस, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। यानी ए से बी जो पहले आर एफ थी, फॉरवर्ड रेट जो थी रिएक्शन की, वो कैटलिस्ट डालते ही इंक्रीज हो गई, बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो जितनी ये बढ़ेगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट जो बढ़ेगी, जितनी तेज़ी से बढ़ेगी उतनी ही तेज़ी से क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी, आर बी भी बढ़ जाएगी। यानी ओवरऑल क्या होगा, ए से बी जिस स्पीड से बनेगा कैटलिस्ट डालते ही, उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट बी से रिएक्टेंट ए, क्रियाकारक ए वापस बन जाएगा। यानी दोनों तरफ से क्या होंगी, रिएक्शन की रेट इंक्रीज होंगी, रेट फॉरवर्ड एंड रेट बैकवर्ड बूथ आर क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। आई बात समझ में, कैसे, कैटलिस्ट डालते ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड ही इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन तेज़ी से होगा, ऐसा ही नहीं होगा, बल्कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी उतनी ही तेज़ी से होगा जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। कब, जब कैटलिस्ट अपन डालते हैं तब, क्योंकि कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा। जैसे इंक्रीज़ करेगा, अब मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज़ करेगा, पहले मैं बोल रहा था चेंज करेगा, ठीक है। इंक्रीज़ क्यों, क्योंकि अपने को तो ऐसी रिएक्शन चाहिए जो तेज़ी से हो जाए, तेज़ी से संपन्न हो जाए। अपन क्या चाहेंगे कि कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में चले, ठीक है। तो इसी वजह से अपन यहाँ पे कैटलिस्ट बोलूँ या एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है, जो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। बूथ साइड से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो रेट फॉरवर्ड की हो, चाहे वो रेट हो किसकी, बैकवर्ड रिएक्शन की हो, पश्च अभिक्रिया की दर हो, दोनों ही अभिक्रियाओं की दर क्या होंगी, इंक्रीज होती हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो कैटलिस्ट है, ये जो कैटलिस्ट है ये इस इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या करता है, डज नॉट एल्टर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस साम्य को परिवर्तित नहीं करता है, कभी भी चेंज नहीं करेगा। कैटलिस्ट आप डालोगे इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, या कहूँ इसे रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है, तो इस साम्य का मतलब जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोलों की संख्या क्या इक्वल हो, या जो दोनों की सांद्रताएं हैं, कंसंट्रेशन है वो क्या हो, समान हो, तो उस समान सांद्रताओं को ये छेड़छाड़ नहीं करता है, कभी भी उनको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सपोज ए और बी में इक्विलिब्रियम है, इसकी भी कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर है और इसकी भी कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर है, दोनों साम्य में है, अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। साम्य का मतलब दोनों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या हो, साम्य में है, उनकी सांद्रताएं समान हैं, ठीक है, उस कंडीशन में। और आपने कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इनकी रेट को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन कभी भी यह इनकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको चेंज नहीं करेगा, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, साम्य में ही रहेंगे, बात ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी डज नॉट एल्टर क्या करता है, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, उसके में कोई परिवर्तन नहीं करता है, या डज नॉट एल्टर या आप लिख सकते हो चेंज, कभी भी क्या करता है, इक्विलिब्रियम में परिवर्तन नहीं करता है, कौन, कैटलिस्ट। लेकिन क्या करता है, यह इक्विलिब्रियम प्राप्त करने की जो क्यूरियोसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो उसकी प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सपोज जैसे रेट बढ़ी, अब जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें से मान लिया कि 4 मोल हो गए, ठीक है, 1 मोल चला गया इधर तेज़ी से, जैसे कैटलिस्ट डाला तो इसके मोल कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि ओवरऑल तो अपने को 10 करने हैं, ठीक है। सपोज कीजिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये कोई रिएक्शन थी, इसके 10 मोल थे स्टार्टिंग में, इसके 0 मोल थे, ठीक है। रिएक्शन हुई, होती गई, और एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, इसके 5 मोल हो गए इक्वल, इसके भी 5 मोल हैं, इसके भी 5 मोल हैं,
रिएक्टेंट के भी 5 मोल, प्रोडक्ट के भी 5 मोल। यानी ये कंडीशन अब कैसे आ चुकी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी है। अब आपने इसमें कोई कैटलिस्ट डाला तो इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्टर्ब होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, 1 मोल इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन गया, इसके 4 थे, इसके हो गए 6। आई बात समझ में, इसके 4 इसके 6 हो गए। लेकिन कैटलिस्ट क्या करेगा, तेज़ी से क्या करेगा, इसका 1 मोल जो है 6 जो इंक्रीज़ हुआ, 5 से जो 6 हुआ है ये वापस 5 बन जाता है, और इसके जो 5 से जो 4 हुए थे वो वापस क्या करते हैं, 1 मोल इस साइड में चला जाता है और वापस 5 के 5 वापस बैलेंस हो जाता है। और ये बहुत ही फास्टर होता है प्रोसेस, बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ही लेस टाइम टेकिंग होता है, बात ध्यान में रखिएगा। तो इस टाइप से अपन बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है एक्चुअल में, हाँ इक्विलिब्रियम प्राप्त करने की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको बढ़ा देता है कौन, कैटलिस्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक लास्ट बात अपन और करते हैं कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। एक लास्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक कैटलिस्ट का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जनरल में बात करूँ एनर्जी की, जो आपका कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, ठीक है, वो कैटलिस्ट क्या करता है, कभी भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज नहीं करता है। तो आप लिख लीजिएगा, डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट में लाइट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी कैटलिस्ट जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। मैंने बोला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो किस एनर्जी में चेंज करते हैं, ये करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, कैटलिस्ट किस एनर्जी में चेंज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये मैंने बता भी दिया है लास्ट लेक्चर में, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, अपने रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सक्रियत संकर जो बनते हैं, या एक तरीके से कहूँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपको मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो सही डेफिनेशन अगर सही वे में अपन देखें तो रिएक्टेंट से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनके लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, वही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये उस एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजमेंट करते हैं, ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की एनर्जी में। उनकी खुद की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है कैटलिस्ट, बल्कि ये क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजमेंट करता है। अब आप खुद देखिएगा, मैं 2 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, उनकी एनर्जी में चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, चाहे कैटलिस्ट डालो उस रिएक्शन में, चाहे कैटलिस्ट नहीं डालो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। आई बात समझ में। अब देखिएगा, मैं 2 कर्व बना रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ, एक कर्व ये है, ठीक है, ये मेरी कंडीशन है। देखिएगा, आपको पता है ये इस तरफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चलती है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। और इस तरफ से क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये अपन किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में चीज़ें अपन पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या है, कोई रिएक्टेंट है R, और यहाँ मेरा क्या है, कोई प्रोडक्ट P है, ठीक है। रिएक्टेंट R है, प्रोडक्ट P है। अब ये रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्टेंट से, और यहाँ क्या बन रहा है, एक्चुअल में यहाँ यहीं क्या आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, सक्रियत संकर जिसको अपन बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्टेंट से इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, यही जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यही क्या आपकी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी EA, ठीक है। कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। ये कंडीशन मैंने मान ली अनकैटलाइज्ड है, यानी यहाँ अब इस अभिक्रिया में ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इसमें मैंने कोई भी कैटलिस्ट नहीं डाला हुआ है, यानी ये जो कंडीशन है मैं बोल सकता हूँ अनकैटलाइज्ड है। अनकैटलाइज्ड कोई रिएक्शन है जिसमें कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे मैंने इसमें कोई कैटलिस्ट डाल दिया, सपोज कोई कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट डालते देखो मैंने बोला कैटलिस्ट जब आप डालोगे तो वो ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी में चेंज करेगा, ना ही प्रोडक्ट की एनर्जी में चेंज करेगा, वो चेंज करेगा इस एक्टिवेशन एनर्जी को। और वो 2 तरीके से इस एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकता है। कैसे, सपोज डालते ही क्या किया, रिएक्टेंट की एनर्जी भी वही रहेगी, प्रोडक्ट की एनर्जी भी वही रहेगी, सेम। तो चेंज किया, जैसे सपोज कुछ इस टाइप का अपने को ग्राफ मिल चुका है। इस टाइप का ग्राफ मिलने का क्या मतलब है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, ठीक है, और अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ चुकी है, अब एक्टिवेशन एनर्जी आ चुकी है इतनी है। यानी
पहले इतनी थी, ठीक है, इस तरफ ही तो अपन बढ़ेंगे ग्राफ को, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है, ऊर्जा के लिए, ठीक है, पहले इतनी थी जब कंडीशन थी एन कैटलाइज्ड, और जैसे आपने कैटलिस्ट डाला, ठीक है, ये कैटलाइज्ड है, उत्प्रेरित है, ठीक है, जैसे अपने डाला मैंने मान लिया, ये मैंने पहली कंडीशन मानी, 2 कंडीशन मानूंगा मैं, ठीक है, पहली कंडीशन में मैंने मान लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। कम कैसे हो रही है, पहले इतनी थी, यहाँ से यहाँ तक की थी, ठीक है, अब क्या हो चुकी है, अब यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ इतना पार्ट है, ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। दिख रहा है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है। ये कंडीशन कब हुई, जैसे अपने इस अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या डाल दिया, कोई कैटलिस्ट अपने डाल दिया, हाई वास में कोई कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट डालते ही मान ली पहली कंडीशन कि एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है कम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है तो जो कैटलिस्ट आपने यूज लिया है वो कैसा कैटलिस्ट है, वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ये बात ध्यान में रखिएगा, कैसा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्यों, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, या कहूँ एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी, इसका मतलब क्या है, उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुकी है, फास्टर हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अपन केमिकल काइनेटिक्स में अपन पढ़ते हैं रासायनिक बलगति में, बलगतिकी में, कि जब भी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी किसी रिएक्शन के लिए, वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्टर होगी, ठीक है। और रिएक्शन फास्टर कब होगी, जब कैटलिस्ट कैसे होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, मैंने बताया हुआ थोड़ी देर पहले। इसका मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी कहीं कम हो रही है कैटलिस्ट डालने पर, तो वो वहाँ जो कैटलिस्ट यूज किया गया, वो कैटलिस्ट कैसा यूज किया गया था, वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन बनती है, अगर मैं ऐसा कैटलिस्ट डाल दूँ जो क्या करे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो कर्व बना है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम है, चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो चाहे कैसा भी कैटलिस्ट डालो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं होगी, चेंज क्या होगी, सिर्फ ये एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ चुकी थी, इतनी आ चुकी थी, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी किस कंडीशन में थी, अनकैटलाइज्ड कंडीशन में थी। यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी अब आई है इस कर्व के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसी आएगी, अब कैटलाइज्ड आई है, CAT आप लिख लेना, कैटलाइज्ड कंडीशन है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। अब अपन एक फॉर्म और देखते हैं, दूसरी फॉर्म में क्या होगा, सपोज इस तरफ कोई पोटेंशियल एनर्जी है अपनी, ठीक है, और ये कोई रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ कोई रिएक्टेंट मैंने मान लिया और उसने कुछ इस टाइप से क्या किया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं ये कंडीशन कैसी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये अपना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, सक्रिय संकर है, ठीक है। चलिए ये कैसी रिएक्शन है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, मैंने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला हुआ है, यानी यहाँ जो कर्व मिल रहा है ये एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए मिल रहा है। अब मैंने इसमें कोई कैटलिस्ट डाला, और कैटलिस्ट डालते ही मैंने बोला कैटलिस्ट डालने पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी तो सेम ही रहेगी, यानी ग्राफ हमेशा यहीं से स्टार्ट होंगे, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये एंड होगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अपन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ना ही इसमें ऐसा होगा, तो यहीं से स्टार्ट होना है। और कुछ इस टाइप का अपने को कर्व मिला, आई बात समझे, कुछ इस टाइप का मुझे कर्व मिला। अब इस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के दौरान, जैसे आपने कैटलिस्ट डाला तो ये कैसी है, कैटलाइज्ड है, ये रिएक्शन कैसी है, कैटलाइज्ड है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी देखिएगा इस पॉइंट पे, यहाँ अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इसके संगत या इसके थ्रू यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो पहले थी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी, अब कितनी हो चुकी है, बढ़ के इतनी हो चुकी है। आई बात समझो, तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और आपको पता है जब भी एक्टिवेशन एनर्जीज इंक्रीज होती है तो वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा स्लो होती जाती है, ठीक है। और रिएक्शन स्लो होने का मतलब क्या है, वहाँ कैटलिस्ट कैसा यूज किया गया है, वहाँ कैटलिस्ट यूज किया गया है, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज में किया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये मतलब था इस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का कि जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है कैटलिस्ट। अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज में लिया तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट यूज में लिया तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। ये इस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग था। तो यहाँ तक कैटलिस्ट अपन ने देख लिया, 4 टाइप्स के कैटलिस्ट देख लिए, साथ में अपन ने देख लिए कि किस टाइप से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक या गुणधर्म हैं कैटलिस्ट के। अब अपन देखते हैं, यहाँ तक कैटलिस्ट का सारा काम खत्म हो चुका है। अब अपन देखेंगे कि कैटालाइसिस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कैटालाइसिस।
ये आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन कैटालाइसिस के बारे में। जो उत्प्रेरण है वो उसके दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं उत्प्रेरण के। एक होता है होमोजीनियस कैटालाइसिस या कहूँ समांगी उत्प्रेरण, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरण। एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, जिसको अपन बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, इनको समझने से पहले अपन कुछ फेजेस की बात कर लेते हैं। जनरली 3 फेजेस होती हैं अपनी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसी लिक्विड फेज को भी अपन एक और प्रोनाउंस भी करते हैं, एक्वस फेज भी अपन इसको बोलते हैं, एक क्यों या जलीय फेज भी, जलीय प्रावस्था भी। अब होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है देखिएगा। होमोजीनियस कैटालिसिस या समांगी जो उत्प्रेरण होता है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट होगा एंड जो आपका कैटलिस्ट होगा, जो रिएक्टेंट होगा और जो कैटलिस्ट होगा उत्प्रेरक या कहूँ क्रियाकारक और जो उत्प्रेरक होगा वो क्या होंगे, वो सेम फेज में होंगे। किस में होंगे, सेम फेज में होंगे, सेम प्रावस्था में होंगे। सेम प्रावस्था मतलब अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड ही होगा, रिएक्टेंट अगर गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस होगा। ठीक है, और रिएक्टेंट अगर क्या हो, कोई लिक्विड फॉर्म में हो तो कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा। यानी इनकी प्रावस्थाएं सेम होंगी। किन किन की ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की। आई बात समझ में। अब अपन इनको देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे अपन पहला एग्जांपल लें, हाइड्रोलाइसिस अपन देख रहे हैं, जो भी अपन ने पीछे भी अपन ने देखा था। ठीक है, एथिल या फिर एस्टर का जो अपन देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, एथिल एसीटेट का। ठीक है, एथिल एसीटेट एक्वस फेज में है। ठीक है, इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया। हाइड्रोलाइसिस करवाना तो अपन को क्या करना पड़ेगा, H2 डालना पड़ेगा इसमें, सीधी सी बात है, तभी तो इसका जल अपघटन होगा। H2 भी लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्वस और लिक्विड एक ही फेज होती हैं। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाने के लिए को कैटलिस्ट डालना पड़ेगा अपन को, ताकि रिएक्शन फास्टर हो सके। पीछे जो मैंने एग्जांपल करवाया ऑटो कैटलिस्ट, वो रिएक्शन जरूर फास्टर हो रही थी, जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा था रिएक्शन फास्ट होती जा रही थी, लेकिन वहाँ अपने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला था, वो एक ऑटो कैटलाइज रिएक्शन थी। ठीक है, ये भी ऑटो कैटलाइज्ड हो जाती है, लेकिन इसको और ज़्यादा फास्टर करवाने के लिए अपन इसमें क्या डालते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं। और वो कैटलिस्ट क्या, कोई एसिड अपन डालते हैं, एसिड कहूँ या कोई H+, क्योंकि एसिड तो जनरली H+ ही देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया H+, और ये भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अपन आसानी से इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ से एसिटिक एसिड बनेगा, ये भी एक्वस फेज में ही है, और जो बनने वाला एथेनॉल होता है वो भी क्या होता है, एक्वस फेज में ही होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इस एग्जांपल में, जो रिएक्टेंट है लिक्विड या एक्वस फेज में है, एक ही बात है, और जो कैटलिस्ट है वो भी एक्वस फेज में है। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है किसका है, ये होमोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल है, समांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रावस्थाएं क्या है, सेम है। कैटलिस्ट भी एक्वस या लिक्विड फॉर्म में है, और जो कैटलिस्ट भी एक्वस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, एक ही बात होती है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, चाहे लिक्विड लिखूँ या एक्वस लिखूँ एक ही बात है। और अपने रिएक्टेंट भी या क्रियाकारक भी क्या है, लिक्विड या एक्वस फेज में ही है। सेकंड एग्जांपल अगर अपन देखें, एक एग्जांपल अपन ने पहले भी देख लिया था, वही SO3 का अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, और SO2 की सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई के ऑक्सीडेशन से अपने को क्या मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अपन मोल्स को बैलेंस कर लेते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से अपने को क्या मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ जनरली जो कैटलिस्ट यूज में लिया जाता है वो आप क्या ले सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड ले सकते हो गैसियस फेज में। ठीक है, या फिर NO2 भी यूज़ में ले सकते हो, पीछे अपन एग्जांपल कर लिया, ये भी गैसीय फेज में होगा। और ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये भी किस में प्रेजेंट होते हैं, गैसीय फेजेस में ही प्रेजेंट होते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी गैसीय फेज में ही होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि कैटलिस्ट गैसीय फेज में है और जो रिएक्टेंट है वो भी गैसियस फेज में है। इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल किसका है, एक होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। और अपन अगर एग्जाम्पल देखें इन जनरल, जैसे कोई भी, जैसे अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपन क्या देखते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन अपन देख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। यहाँ जो ग्लिसरीन यूज में लिया जाता है, ठीक है, वो भी आपका क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक्वस फेज में लिया जाता है, तो ग्लिसरीन भी क्या यहाँ प्रेजेंट होता है, एक्वस फेज में ही प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलता है आपको, H2O और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स अपने को मिलता है। ये रिएक्शन बैलेंस कर लेना आप खुद से। तो ये थे होमोजीनियस कैटालिसिस के कुछ एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत से सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, ठीक है, ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन। ठीक है, ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन, या फिर जनरल अपन ये भी देख सकते हैं
ओजोन से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ये भी अपने को देखने को मिलता है। तो ओजोन गैस से ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है, वो भी किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, एनो कैटलिस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और यहाँ भी एनो किस में प्रेजेंट होता है, गैसीय फॉर्म में, और ये ओजोन भी गैसीय फेज में ही प्रेजेंट होती है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा 3। ठीक है, ये फेजेस कैसी, गैसेस फेजेस। यहाँ भी फेजेस कैसे आएंगी, ये एक्वस फेज है, तो ये भी क्या है, एक्वस फेज अपने को देखने को मिलती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ओजोन से ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ कैटलिस्ट अपने किस फेज में, गैसीय फेज में है, और रिएक्टेंट भी अपना क्या है, गैसीय फेज में है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की फेज समान है, तो होमोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। यहाँ एक्वस फेज है, ये कैटलिस्ट एक्वस फेज में, रिएक्टेंट एक्वस फेज में, तो एग्जाम्पल है होमोजीनियस कैटलिसिस का। कैटलिस्ट गैसीय फेज में, रिएक्टेंट गैसियस फेज में, तो एग्जाम्पल है होमोजीनियस कैटलिसिस का। और ऐसा ही यहाँ पर है, कैटलिस्ट लिक्विड फॉर्म में है और रिएक्टेंट भी लिक्विड फॉर्म में है, तो एग्जाम्पल है होमोजीनियस कैटलिसिस का। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक तो था अपना होमोजीनियस कैटलिसिस। अब अपन पढ़ रहे हैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये एग्जाम्पल्स कुछ जल्दी से। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस में अपन क्या देख रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस के अंदर जनरली, होमोजीनियस में अपन ने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है वो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस में क्या होते हैं, रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट होते हैं वो सेम फेज में नहीं होते हैं, आर नॉट या फिर नॉट इन सेम फेज, उनकी प्रावस्थाएं सेम नहीं होती हैं। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो जनरली कैटलिस्ट किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी उनकी प्रावस्थाएं अलग अलग होंगी। आपको जो मेन रीज़न है, मेन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है। ठीक है, जो कैटलिस्ट होता है आपका वो हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में हमेशा जो कैटलिस्ट होगा वो सॉलिड फेज में होगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट या तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर फॉर्म में पाए जाएंगे गैसीय फॉर्म में। जनरली गैसीय फॉर्म में वो पाए जाते हैं अपने रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट तो क्या होंगे, गैसीय फेजेस में होंगे, और जो कैटलिस्ट होगा वो सॉलिड फेज में होगा। तब वो जो प्रोसेस होगी वो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस कहलाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों की क्या उसमें फेज तो अलग अलग हो चुकी हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने रिएक्टेंट गैस लिया और कैटलिस्ट भी गैस, अगर ये गैस होते तब तो क्या होता, उनकी फेज सेम होती। ठीक है, तो वो होते होमोजीनियस कैटलिसिस। लेकिन अब क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि कैटलिस्ट आपको कैसा लेना है, सॉलिड कैटलिस्ट ही लेना है, और रिएक्टेंट आपको गैस या लिक्विड फॉर्म में ही लेना है। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के एग्जाम्पल देखने से पहले आपको उसकी मैकेनिज्म समझनी ज़रूरी है कि आखिर होती कैसी है प्रोसेस, कि आखिर रिएक्शन कैसी अलग अलग प्रोसीड होती है, वो देखना है। ये इजी 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होती है। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की मैकेनिज्म में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली स्टेप क्या होती है कि अपन कोई सॉलिड लेते हैं। ठीक है, सॉलिड कहूँ या कहूँ कैटलिस्ट, एक ही बात है। ठीक है, कैटलिस्ट अपन ने लिया। इस कैटलिस्ट पर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन सॉलिड सरफेस या कैटलिस्ट। मतलब जो रिएक्टेंट हैं वो क्या करते हैं, इस कैटलिस्ट, इस सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, विसरित होते हैं, यानी एक तरीके से वो आते हैं इस सॉलिड सरफेस पे, इस कैटलिस्ट के ऊपर। ठीक है, इस सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर कौन है, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान रखिएगा। कौन है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कहाँ आते हैं, सॉलिड की सरफेस पर आते हैं और डिफ्यूज होते हैं, विसरित होते हैं। विसरित मतलब थोड़ा फैलते हैं वो। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, अधिशोषित होते हैं किस पर, इस सॉलिड सरफेस पर। कुछ मतलब जैसे इस पर आकर विसरित होंगे पहले, तो यहाँ पर कुछ विसरित होंगे, फैलेंगे। देन क्या होगा, इनका एडजॉर्प्शन होगा, कुछ अंदर की ओर जाएंगे। ठीक है, एडजॉर्ब्ड होंगे इस सॉलिड सरफेस के अंदर। ठीक है, देन थर्ड स्टेप क्या होगी, रिएक्शन प्रोसीड, या कहूँ एक तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं वो इस सॉलिड के अंदर जाके। किसका फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, कौन, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है जो, ये क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है। ठीक है, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, यहाँ तो अंदर तो जाके प्रोडक्ट बना लिया। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में वापस सरफेस पर आकर विसरित हो जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा फैल जाते हैं इस सॉलिड सरफेस पर आकर। कौन, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया है, ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वापस आते हैं सॉलिड की सरफेस पर, अंदर से वापस बाहर की ओर आते हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर, और क्या करते हैं, डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। और देन लास्ट स्टेप क्या होती है, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। ये जिस पहली स्टेप में जिस तरीके से आकर ये गिरते हैं सॉलिड सरफेस पर, उसी टाइप से क्या होता है,
लास्ट स्टेप में क्या होता है, इस सॉलिड सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं कौन, प्रोडक्ट। अब ये कैसे मॉलिक्यूल हैं, ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल हैं, ध्यान में रखिए। किसके मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स अब बन चुके हैं, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म, नए प्रोडक्ट बनाए, या चाहे आप इनको मिक्सअप कर सकते हो कि इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है। नए प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये नए प्रोडक्ट्स के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस टाइप से 5 स्टेप होती हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में। पहला डिफ्यूजन होता है रिएक्टेंट का, ठीक है, किस पर, सॉलिड सरफेस पर किसी कैटलिस्ट के ऊपर। कैटलिस्ट तो अपन कैसा ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, किसमें, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर। सेकंड स्टेप में इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। थर्ड स्टेप में ये अंदर जाकर रिएक्शन करेंगे। फोर्थ स्टेप में रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बना लेंगे थर्ड स्टेप में। फिर ये जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वापस आते हैं इस सॉलिड सरफेस पर आकर थोड़ा विस्तृत हो जाते हैं, थोड़ा फैल जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, फैल गए। देन फिफ्थ स्टेप में उस सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं बाहर एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। ये 5 स्टेप होती हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की, ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप। अब अपन देख रहे हैं इसका कोई एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल से अगर अपन इसको समझें, जैसे मैं अगर बात करूँ, एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया था स्टार्टिंग में, अमोनिया के फॉर्मेशन का हैबर प्रोसेस, जिसमें अपन ने किया गया था N2+3H2 लिया था और अपन ने अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया था, ठीक है। नाइट्रोजन गैसीय फेजेस में थी, हाइड्रोजन गैसीय फेजेस में थी, प्रोडक्ट गैसीय फेज में बना था, लेकिन अपन ने जो कैटलिस्ट लिया वो किस फेज में लिया था, Fe सॉलिड फेज में, और अपन ने लिया था मोलिब्डेनम सॉलिड फेज में, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ दो कैटलिस्ट क्यों यूज में लिए गए। एक्चुअल में 2 कैटलिस्ट यूज में नहीं लिया गया, कैटलिस्ट तो एक ही यूज में लिया गया, ठीक है। रिएक्शन आपको देख के समझ में आ गई होगी, रिएक्टेंट गैस फेज में, कैटलिस्ट सॉलिड फेज में। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक तरह से कैसा कैटालिसिस है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, ठीक है। Fe सॉलिड फेज में है, साथ में मोलिब्डेनम कैटलिस्ट भी यूज में लिया गया, लेकिन यहाँ मोलिब्डेनम और Fe क्या दोनों वर्क कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो मोलिब्डेनम है वो क्या है, उसको आप एक तरीके से ग्रैंडफादर समझ सकते हो। वो क्या करता है, मोलिब्डेनम इस Fe कैटालिस्ट को रिएक्शन करवाने के लिए या एज ए कैटलिस्ट वर्क करवाने के लिए प्रमोट करता है। कौन करता है, मोलिब्डेनम इस Fe मेटल को एज ए कैटलिस्ट वर्क करने के लिए, काम करने के लिए प्रमोट करता है, ठीक है। तब जाके ये Fe क्या करता है, एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, किस पर, इस अमोनिया और इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। देन ये रिएक्शन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का, ठीक है। तो कह सकता हूँ ये तो एज ए ग्रैंडफादर है, जो किसका बर्थ करता है, Fe कैटलिस्ट का, अपने बेटे का जन्म करता है इस Fe कैटलिस्ट का, ठीक है। और ये Fe कैटलिस्ट, ठीक है, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, किसका बर्थ करते हैं, अमोनिया का बर्थ करते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, ठीक है। तो जनरली यहाँ क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड कौन, Fe सॉलिड, ठीक है। आपको रिएक्शंस में सिर्फ Fe लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वहाँ मोलिब्डेनम भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रमोटर का वर्क करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इस Fe को कैटलिस्ट की तरह प्रमोट करता है, वर्क करने के लिए प्रमोट करता है। तो ये सॉलिड Fe है कहूँ या कैटलिस्ट कहूँ, एक ही बात है। इस पर कौन आते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पर आकर जमा होते हैं, ठीक है। देन क्या होते हैं, विस्तृत हो चुके होते हैं, ठीक है। इस सॉलिड सरफेस पर ये क्या हो चुका है, ये डिफ्यूजन हो चुका है एक्चुअल में, ठीक है। डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इनका एडजॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये एडजॉर्ब्ड हो चुके होते हैं इस सॉलिड के अंदर जाके, ठीक है। आई बात समझ में, क्या हो चुका है, एडजॉर्प्शन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडजॉर्प्शन हो चुका है। अब ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके कोई बड़ा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं सॉलिड के अंदर ही। अब ये बन चुका आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल है इस सॉलिड सरफेस से बाहर निकलता है, इस सॉलिड की सरफेस पर ऊपर आकर डिफ्यूज़ हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, कुछ इस तरीके से फैल जाता है। आई बात समझ में, कौन हो चुका है, ये क्या हो चुका है, डिफ्यूजन, वापस से डिफ्यूजन हो चुका है। लेकिन ये डिफ्यूजन अब किसका हुआ है, प्रोडक्ट का हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डिफ्यूजन किसका हुआ है, इस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हुआ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये सरफेस को, सॉलिड सरफेस को या कहूँ इसे कैटलिस्ट की, या इस Fe कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाता है, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में, इस तरीके से अपना सॉलिड सरफेस अपने को, या सॉलिड जो Fe है, सॉलिड Fe जो है, ठीक है, जो सॉलिड Fe है वो अपने को वापस एज इट इज़ मिल जाता है। साथ में अपने को क्या मिलता है, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल भी अपने को मिल जाता है। तो जो सॉलिड आपने स्टार्टिंग में यूज में लिया वो एज इट इज़ आपको सॉलिड मिल रहा है, सॉलिड Fe मिल रहा है, सॉलिड FeI मिल रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। रिएक्शन में ज़रूर इसने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी बना रहा है बीच में, ठीक है।
कुछ जटिल यौगिक भी बना रहा है बीच में, लेकिन फिर अपने को फाइनली वापस वही का वही मिल जाता है। तो यही अपना कैटलिस्ट, ये प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये था हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो अपन ने देखा, ठीक है। अब अपन मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ जो कि क्लासिफाइड करेंगे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटालिस्ट को अपन क्लासिफाइड करेंगे। अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कुछ अपन पॉइंट्स से उनको क्या कर सकते हैं, उनका डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, ठीक है, उनको कैसे डिफरेंशिएट अपन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लो एक बार।